हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं हूं कमला जांगीड और आप सबका मेरे नर्सिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान सीएचओ स्पेशल क्लास ओबीजी पार्ट 5। इसके अंदर कुछ और एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट रहते हैं सीएचओ के एग्ज़ाम से रिगार्डिंग उनको अपन डिस्कस करेंगे। हर एमसीक्यू के साथ में उसका रेशनल समझना बेहद ज़रूरी है और उन चीज़ों को समझना और कंसंट्रेशन के साथ पूरी क्लास को सुनना। पूरी क्लास को सुनना आप, और जो चीज़ आपके लिए नई होती है आप उसको पेन और कॉपी लेके उसमें नोट ज़रूर करें, ताकि आपके फ्यूचर में जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप उसको रिवाइज कर लो। आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है आप सबके लिए। निम्न में से कौन से वैक्सीन गर्भकाल में नहीं दिए जाते? कौन सा वैक्सीन जो है गर्भकाल के अंदर नहीं दिया जाता, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है किल्ड वैक्सीन नहीं दे सकते, ऑप्शन बी लाइव वैक्सीन, ऑप्शन सी टॉक्सॉइड वैक्सीन और ऑप्शन डी ऑल। बहुत आज के इस सेशन का सबसे इजी एमसीक्यू क्या है? यही है। और इसका राइट आंसर क्या है? आप सबको पता है, लाइव वैक्सीन हमेशा क्या है, प्रेगनेंसी के अंदर अवॉइड किए जाते हैं। एक लाइन आपको क्या करना है, याद करके गांठ बांध लेना है कि ऑल लाइव वैक्सीन अवॉइड इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर लाइव वैक्सीन अवॉइड करते हैं। इसका कारण क्या है? जो भी लाइव वैक्सीन अपन प्रेगनेंसी के अंदर फीमेल को देंगे, वो वैक्सीनेशन जो क्या करेंगे, बच्चे के ऊपर टेराटोजेनिक इफेक्ट उस वैक्सीन का आ सकता है, इसीलिए लाइव वैक्सीन प्रेगनेंसी के अंदर अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ओवुलेशन के कितने दिन बाद फीटल ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 24 डे, ऑप्शन बी 21 डे, ऑप्शन सी है 38 डे और ऑप्शन डी है 49 डे। तो जब भी प्रेगनेंसी का चैप्टर अपन पढ़ते हैं, पूरी प्रेगनेंसी के अंदर दो सर्कुलेशन चलते हैं। एक होता है यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। कौन होता है? एक होता है यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, और दूसरा होता है फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। एक होता है यूट्रो प्लेसेंटल, दूसरा होता है फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। यूट्रो से क्या मतलब है? यूट्रस किसका है? मदर का। और वहाँ न्यूट्रिशन कहाँ से आ रहा है? मदर की बॉडी से आ रहा है, और वो किससे एक्सचेंज कर रहा है? प्लेसेंटा के साथ में। और फीटो प्लेसेंटल से क्या मतलब है? प्लेसेंटा जो क्या है, पूरी प्रेगनेंसी के अंदर बच्चे को न्यूट्रिशन देगा, तो प्लेसेंटा और फीटस के बीच का सर्कुलेशन। आपसे सवाल पूछा है फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन का, कैसे? ओवुलेशन के दिन ही क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद में अपने सामने एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर बनेगी, जिसको अपन बोलेंगे जाइगोट। और वो जाइगोट बाद में क्या बनेगा? ब्लास्टोमियर बनेगा, मोरुला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, और उसका इम्प्लांटेशन होगा यूट्रस के अंदर। तो जो है ये जो एमसीक्यू है, ये आपसे क्या पूछ रहा है? फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन के बारे में पूछ रहा है। फीटल ब्लड सर्कुलेशन कब स्टार्ट होता है? अगर आपको पूछे यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन कब स्टार्ट होता है, आपको जवाब देना है 12th डे। कब होता है? 12th डे। और फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन कब स्टार्ट होता है, आपको जवाब देना है 21 डे ऑफ आफ्टर ओवुलेशन। कैसे? ओवुलेशन के दिन फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद जैसे ही बच्चे का इम्प्लांटेशन हुआ, कौन सा सर्कुलेशन स्टार्ट हुआ? यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट हुआ। क्योंकि अपनी जो सिंसिजियोट्रोफोब्लास्ट होती है, वो अपनी जो फर्स्ट विलाई निकालती है, जिसका नाम देते हैं अपन स्टेम विलाई। स्टेम विलाई क्या होती है? प्लेसेंटा की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं। और जब वो स्टेम विलाइज निकलेगा तो वो कहाँ जाएगा? डेसिडुआ के पास जाएगा, और वहाँ से न्यूट्रिशन रिसीव कर लेगा कि माँ ने प्लेसेंटा को सबसे पहले कब दिया अपना न्यूट्रिशन। तो आपको जवाब देना है 12th डे। 12th डे स्टेम विलाई ने डेसिडुआ से न्यूट्रिशन को रिसीव किया। लेकिन वो जो यूट्रो प्लेसेंटल 21 डे पे क्यों स्टार्ट होता है? इसका रीज़न होता है बच्चे की ब्लड वेसल्स जब तक नहीं बनेगी तब तक माँ का न्यूट्रिशन बच्चे तक नहीं जाएगा। क्योंकि माँ का जो न्यूट्रिशन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? मदर की ब्लड वेसल से आ रहा है। और उसका एक्सचेंज करने का जो शर्त है वो क्या है? जिस दिन बच्चे की ब्लड वेसल्स बन जाएगी उस दिन क्या है, मेरा न्यूट्रिशन बच्चे तक जाएगा। इसीलिए फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन कब स्टार्ट होता है? 21 डे। क्योंकि जब विलाई न्यूट्रिशन ले लेता है मदर से, मदर की डेसिडुआ से, लेकिन वो आगे नहीं दे पाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे की ब्लड वेसल्स नहीं होती है। बच्चे की ब्लड वेसल्स नहीं होती तो सिंसिजियोट्रोफोब्लास्ट दूसरा काम क्या करेगा? एक और स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, जिसका नाम होता है मिजेनकाइमा। क्या नाम होता है? मिजेनकाइमा। और मिजेनकाइमा जाकर के किसको बनाती है? मीजोड्रम को। मीजोड्रम क्या करेगी? बच्चे की ब्लड वेसल्स बनेगी। और उसके बाद जो है ये स्टेम विलाई जो है 21 डे अपनी एक टर्सरी विलाइज निकालेगी, और उसका पेनिट्रेशन कहाँ तक होगा? बच्चे की ब्लड वेसल्स तक होगा, और क्या स्टार्ट हो जाएगा? फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। इस चीज़ को आपको समझना है। दोनों सर्कुलेशन आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, ओवुलेशन के डे से, फर्टिलाइजेशन के नाम से। तो आपको याद रखना है 12th डे और 21 डे। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना,
इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी इज़ द करेक्ट आंसर। 21 डे क्या है? फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट MCQ, यूट्रस के फंडस का भाग जो अपर लेटरल एंगल से जाकर के फेलोपियन ट्यूब से जुड़ता है उसका क्या नाम है? तो अगर आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आपने अच्छे से पढ़ी है तो इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। ये क्या है? अपनी यूटेराइन कैविटी है। ऊपर वाला भाग क्या है? फंडस, और बीच का क्या है? बॉडी, और ये नीचे का क्या रहता है? सर्वाइकल एरिया, सर्विक्स। और ये अपने पास से क्या निकलती है? फेलोपियन ट्यूब निकलती है। फेलोपियन ट्यूब का ये वाला पार्ट क्या रहता है? इंटरस्टिशियल। इसके बाद आता है इस्थमस, और दूसरा रहता है एम्पुला। एम्पुला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट के अंदर होता है? आपको जवाब देना है एम्पुला के अंदर होता है। इसके बाद ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर रहती है, फनल शेप स्ट्रक्चर रहती है, इसका नाम क्या है? इनफंडिबुलम नाम रहता है। तो जो है ये वाला एरिया आपसे पूछा जा रहा है, ये कौन सा पार्ट यूट्रस का जो इससे जुड़ता है? एक ऑप्शन लिखा है स्तमस, कॉर्नो और ओस और सर्विक्स। सर्विक्स क्या है? यूट्रस का लोअर पार्ट है यहाँ वाला। ओस क्या है? सर्विक्स के दो पार्ट होता है, एक वेजाइना से जुड़ता है वो होता है एक्सटर्नल सर्विक्स ओस, और जो यूट्रस की तरफ रहता है अंदर उसको बोलते हैं इंटरनल ओस। स्तमस क्या है? फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है। और ये अपर लेटरल एंगल पे जो जुड़ता है ये क्या है? कॉर्नो ऑफ द यूट्रस। ये क्या है? कॉर्नो ऑफ द यूट्रस। ये कॉर्नो ऑफ द यूट्रस जो है आपको एग्जाम के अंदर एक और तरीके से पूछा जा सकता है कि यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन जब इनिशिएशन होता है तो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो कॉर्नो ऑफ द यूट्रस से स्टार्ट होता है, और इसको क्या बोलते हैं? यूट्रस का पेस मेकर माना जाता है। यूट्रस का पेस मेकर कौन होता है? कॉर्नो ऑफ द यूट्रस रहता है। और हार्ट का पेस मेकर कौन होता है? एस एनोड होता है। इस तरीके से चीज़ें आपको क्या करनी है? साथ साथ में हर तरीके की चीज़ों को रिवाइज करते रहना है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कॉर्नो ऑफ द यूट्रस वाला पार्ट जो है वो फेलोपियन ट्यूब से जाकर के अपर लेटरल एंगल में जुड़ता है। नेक्स्ट MCQ अपना, फीमेल पेल्विस होता है। फीमेल पेल्विस जो है उसका टाइप कौन सा होता है मोस्ट कॉमनली? वो आपको जवाब देना है। ऑप्शन ए है एंड्रॉयड पेल्विस, ऑप्शन बी है प्लेटिपेलोइड पेल्विस, ऑप्शन सी है गायनेकोइड पेल्विस, और ऑप्शन डी है एंथ्रोपॉइड पेल्विस। तो जो है आप सबको पता है फीमेल का मोस्ट कॉमन 50% जो पेल्विस पाया जाता है वो कौन सा है? गायनेकोइड पेल्विस होता है। ये कितना रहता है? 50% फीमेल के अंदर कौन सा पेल्विस होता है? गायनेकोइड होता है। और मोस्ट कॉमन टाइप भी कौन सा होता है? यही होता है एंड्रॉयड पेल्विस। फीमेल के अंदर सिर्फ 20% हो सकता है, और ऐसी कंडीशन के अंदर नॉर्मल डिलीवरी करवाना इम्पॉसिबल हो जाता है एंड्रॉयड पेल्विस, क्योंकि एंड्रॉयड पेल्विस को क्या बोला जाता है? ये मेल पेल्विस होती है। कैसी होती है? मेल पेल्विस होती है। और इसके अलावा जो है प्लेटिपेलोइड जो होता है ये क्या होता है? ट्रांसवर्स जो है ओवॉइड होता है, और ये फीमेल के अंदर जो सिर्फ 5% पाया जाता है। और एंथ्रोपॉइड जो होता है ये 25% फीमेल के अंदर पाया जाता है। एंथ्रोपॉइड जो होता है इसका एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर ज़्यादा होता है, प्लेटिप्लॉइड का ट्रांसवर्स डायमीटर ज़्यादा होता है। एंड्रॉयड टाइप के अंदर क्या होता है? प्रोमिनेंट जो है बॉनी पेल्विस रहती है, इसीलिए नॉर्मल डिलीवरी करवाना एंड्रॉयड के अंदर थोड़ा सा मुश्किल रहता है। और गायनेकोड जो पेल्विस रहती है ये क्या है? फीमेल की मोस्ट कॉमन पेल्विस टाइप होता है। ऐसे तो ये चारों टाइप फीमेल के अंदर हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली कौन सा होता है? गायनेकोइड पेल्विस होता है। तो आंसर इसका क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ अपना, पेल्विक आउटलेट का सबसे अधिक कौन सा डायामीटर होता है? जब भी फीमेल पेल्विस पढ़ते हैं तो अपन पढ़ते हैं इनलेट, कैविटी और आउटलेट। तीन जो है बड़े पोर्शन के अंदर पेल्विस के सब क्लासिफिकेशन को अपन पढ़ते हैं। तो आपको पूछा जा रहा है ये क्या है? आउटलेट। आउटलेट वाला जो फीमेल का पेल्विस है उसके डायामीटर में सबसे बड़ा डायामीटर कौन सा होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर ज़्यादा होता है, ऑप्शन बी ऑब्लिक डायमीटर ज़्यादा होता है, ऑप्शन सी ट्रांसवर्स डायमीटर ज़्यादा होता है, और ऑप्शन डी सारे डायमीटर क्या हैं? सेम रहते हैं। तो फीमेल पेल्विस को समझने के लिए थोड़ा सा इधर देखना, बाकी मैं थ्योरी लेक्चर में डिटेल आपको डिस्कशन बताऊंगी। इसके अंदर और भी सब टाइप रहते हैं, डायगोनल पेल्विस रहता है, ट्रू कॉन्जुगेट रहता है, वो सारे चीज़ें क्या हैं इसके सब टाइप है, उनको समझना। और वैसे MCQ ज़्यादातर नॉर्सेट के अंदर पूछे जाएंगे। सुपरफिशियली जो है क्या पूछा जा सकता है? CHO के अंदर आपसे यही पूछा जाता है फीमेल के टाइप को क्लासिफिकेशन। एक होता है इनलेट, और दूसरा रहता है कैविटी, और तीसरा क्या है? आउटलेट। आपसे क्या सवाल पूछा है? आउटलेट का। इन तीनों के अपन तीन तीन डायामीटर पढ़ते हैं, एंटीरियो पोस्टीरियर पढ़ते हैं, ऑब्लिक पढ़ते हैं और ट्रांसवर्स पढ़ते हैं। इसके भी एंटीरियो पोस्टीरियर पढ़ेंगे, ऑब्लिक पढ़ेंगे और ट्रांसवर्स पढ़ेंगे। इसके भी एंटीरियो पोस्टीरियर पढ़ेंगे, ऑब्लिक पढ़ेंगे और ट्रांसवर्स पढ़ेंगे। तो जो है आउटलेट का एंटीरियो पोस्टीरियर डायामीटर कितना रहता है?
ये रहता है 13 सेंटीमीटर। कितना रहता है? 13 सेंटीमीटर। ऑब्लिक कितना होता है? 12 सेंटीमीटर। कैविटी के सारा डायामीटर अगर आपसे पूछे तो आपको जवाब देना सारे सेम रहते हैं। कितने रहते हैं? 12 सेंटीमीटर रहते हैं। और ये क्या है जो है ट्रांसवर्स डायामीटर, ये कितना रहता है? 11 सेंटीमीटर। तो जो है इस ट्रांसवर्स डायामीटर के अंदर भी अपन बाई ट्यूबरस और बाई स्पाइनस पढ़ते हैं, वो चीज़ें आपको CHO के अंदर नहीं पूछी जाएगी। एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर जो है आउटलेट का 13 सेंटीमीटर ओरिजिनली नहीं होता है। कितना होता है? सिर्फ 11 सेंटीमीटर होता है। लेकिन ये 2 सेंटीमीटर ज़्यादा कब होता है? ड्यूरिंग डिलीवरी अपनी जो कोक्सियल बोन होती है वो 2 सेंटीमीटर क्या करती है? बैकवर्ड मूव करती है बच्चे की डिलीवरी के लिए, और वो डायामीटर कितना हो जाता है? 13 सेंटीमीटर हो जाता है। नॉर्मली उसका एनाटॉमिकल डायामीटर कितना रहता है? सिर्फ 11 सेंटीमीटर रहता है। इसीलिए आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। हो सकता है CHO जैसे एग्जाम के अंदर ट्रांसफर डायामीटर को सबसे बड़ा माना जाए, लेकिन आपको जवाब क्या रखना है, सही याद क्या रखना है, जो इसका कंसेप्ट है वो क्या है? एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर जो है 13 सेंटीमीटर होता है आउटलेट का, और ये नॉर्मली 11 सेंटीमीटर रहता है, लेकिन 2 सेंटीमीटर ये पीछे मूव करता है कोकिक्स ड्यूरिंग डिलीवरी बच्चे की हेड की डिलीवरी के लिए। तो इसका एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर कितना हो जाता है? 13 सेंटीमीटर हो जाता है। किसका? आउटलेट का। आउटलेट अलग डायामीटर पड़ते हैं, कैविटी के अलग डायामीटर पड़ते हैं, और इनलेट के अलग डायामीटर पड़ते हैं। बाकी ये डायमीटर कहाँ से कहाँ तक रहते हैं, इसके कुछ बोनी लैंडमार्क्स रहते हैं पेल्विस के, वो भी मैं आपको थ्योरी लेक्चर के अंदर डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट MCQ अपना है, निम्न में से कौन सा ड्रग जो है प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता? कौन सा ड्रग जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता? इसका आपको जवाब देना है। इम्यूनोग्लोबिन, हेपेरिन और डाइक्लोफेनिक सोडियम, और ऑप्शन डी है ऑल। तो आपको ऑप्शन ए के अंदर जो इम्यूनोग्लोबिन लिखा है, इससे आपको एक चीज़ और याद रखनी है। IgG एक इम्यूनोग्लोबिन है अपना, IgG इम्यूनोग्लोबिन। ये क्या करता है? प्लेसेंटा को क्रॉस करता है और बच्चे तक जाता है, और बच्चे के अंदर जो इम्यूनिटी का काम सबसे पहले स्टार्ट करता है वो कौन करता है? IgG करता है, और माँ से बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र होता है। एग्जाम के अंदर कई बार ये पूछा गया है, कौन सा इम्यूनोग्लोबिन माँ से बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसप्लेसेंटल या वर्टिकल ट्रांसमिशन उसका होता है? आपको जवाब देना है IgG इम्यूनोग्लोबिन जो है माँ से बच्चे के अंदर जाता है। तो इसका मतलब इम्यूनोग्लोबिन जा सकता है, तो ये तो राइट आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी है हेपेरिन। हेपेरिन जो होता है इसके मॉलिक्यूल थोड़े से बड़े रहते हैं, इसीलिए हेपेरिन जो है प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है। इसीलिए प्रेगनेंसी के अंदर कौन सा एंटीकोगुलेंट सेफ रहता है? आपको जवाब देना है IV दिया जाता है। कौन सा? हेपेरिन दिया जाता है। ऑप्शन सी के अंदर लिखा हुआ है डाइक्लोफेनिक सोडियम, ये जा सकती है, पेनकिलर ड्रग है, और ऑल इसका आंसर नहीं है। आंसर क्या है इसका? बी। हेपेरिन क्या है? इसके मॉलिक्यूल बड़े रहते हैं जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे तक नहीं जाते हैं, इसीलिए वारफेरिन कभी भी प्रेगनेंसी के अंदर नहीं देते हैं। क्या दिया जाता है? हेपेरिन दिया जाता है। नेक्स्ट MCQ अपना, एयर ट्रम एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट कितना होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। एयर ट्रम एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट कितना होता है? एमनियोटिक जो है फ्लूइड है, इससे रिगार्डिंग बहुत सारे MCQ एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। किसी भी तरीके से लैंग्वेज घुमाई जा सकती है। आपको क्या करना है? इसके आसपास की सारी चीज़ों को पढ़ के रखना है। तो जो है एयर ट्रम कितना रहता है, आपको जवाब देना है। एयर ट्रम जवाब रहता है आपको 600 ml, यानी कि 600 to 800 ml रहता है। तो 600 ml क्या है? एयर ट्रम प्रेगनेंसी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट रहता है। अगर आपको पूछे कि 12 वीक पे कितना रहता है एमनियोटिक फ्लूइड, आपको जवाब देना है सिर्फ 50 ml। 20 वीक पे कितना रहता है, तो आपको जवाब देना है 400 ml। अगर आपको पूछे सबसे ज़्यादा कब रहता है, तो आपको 36 से 38 वीक पे सबसे ज़्यादा रहता है, 1 लीटर के आसपास रहता है। और 40 वीक यानी कि ट्रम प्रेगनेंसी पे कितना आ जाता है? 600 to 800 ml आ जाता है। लेकिन पोस्ट डेटेड मोर देन 20 जो है 42 वीक की अगर प्रेगनेंसी है, तो जो है एमनियोटिक फ्लूइड जो है ये कम होने लग जाता है, अराउंड 200 ml के आसपास आ जाता है। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। 12 वीक पे 50 ml रहता है, 20 वीक पे 400 ml रहता है, और सबसे ज़्यादा कब रहता है? 36 से 38 वीक के आसपास 1 लीटर तक रहता है, और 40 वीक पे 600 to 800 ml तक हो जाता है। और जैसे ही प्रेगनेंसी पोस्ट डेटेड होगी, यानी कि 42 वीक के बाद की प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड का जो है अमाउंट कम होने लग जाता है। इसका क्या रीज़न है? जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, बच्चे की न्यूट्रिशन डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, और बच्चा जो है न्यूट्रिशन उसको नहीं मिलता है, तो क्या करता है? एमनियोटिक फ्लूइड को स्वेलो करना स्टार्ट कर देता है, ज़्यादा अमाउंट में स्वेलो करता है।
तो इसका फ्लूइड का लेवल क्या है, कम हो जाता है एमनियोटिक फ्लूइड का। इसके अलावा इसके कलर से एमसीक्यू एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं, हर बार ही पूछे जाएंगे। जब भी ओबीजी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड का नाम आता है तो यहाँ से एक सवाल बनता है एमनियोटिक फ्लूइड से, कलर के अंदर से आपके एमसीक्यू बन सकते हैं। ग्रीन कलर का जो है अगर आ रहा है एमनियोटिक फ्लूइड तो क्या होगा, अगर गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड का कलर है तो कैसा रहेगा, अगर ग्रीनिश येलो कलर है ना, ग्रीनिश येलो कलर का है, ग्रीनिश येलो कलर का है तो क्या होगा, और डार्क कलर का अगर आ रहा है तो क्या होगा। इसके कलर से बहुत सारी कंडीशन, बच्चे का एनालिसिस अपन करते हैं, बच्चा जो है फीटस है उसका एनालिसिस एमनियोटिक फ्लूइड से किया जाता है। अगर ग्रीनिश म्यूकोनियम आ रहा है, ग्रीनिश है और उसके अंदर म्यूकोनियम स्टैंड आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, फीटल डिस्ट्रेस में है, क्या है, फीटल डिस्ट्रेस में है, और तुरंत डिलीवरी कराओ, तुरंत बच्चे को बाहर निकालो, वो वाली कंडीशन कब रहती है, ग्रीनिश म्यूकोनियम स्टैंड अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर आ रहा है तो। अगर गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड दिख रहा है इसका मतलब बच्चे के अंदर क्या है, आरएच इनकम्पेबिलिटी। क्या है आरएच इनकम्पेबिलिटी का क्या मतलब होता है, मदर का जो है ब्लड ग्रुप कैसा है, नेगेटिव, और बच्चे का कैसा है, पॉजिटिव। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, आरएच इनकम्पेबिलिटी वाली कंडीशन क्रिएट हो सकती है। और ऐसी कंडीशन के अंदर बहुत ज़्यादा हीमोलाइसिस वाला जो प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। ऐसी कंडीशन में कई बार क्या हो जाता है, हाइड्रोप्स फिटालिस बनता है, बच्चा बनता ही नहीं है, बच्चे के हेड के अंदर सिर्फ क्या है, पानी भर जाता है और नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं बनती है, एक्सेस बिलिरुबिन बॉडी के अंदर हो सकता है। ऑप्शन सी के अंदर ग्रीनिश येलो कलर लिखा है, ये किसको इंडिकेट करता है कि बच्चा क्या है, पोस्ट मैच्योरिटी वाला, कैसा है, पोस्ट मैच्योरिटी वाला। और डार्क कलर किसको इंडिकेट करता है, हेमरेज को, किसको, हेमरेज को, क्या हुआ है, एंटीनेटल हेमरेज हुआ है किसी ट्रॉमा की वजह से, कंसील्ड हेमरेज, एक होता है रिवील्ड और एक होता है कंसील्ड। रिवील्ड का मतलब है जो अपन देख सकते हैं जिसको, कंसील्ड का मतलब इंटरनल हुआ है, बाहर अपने को नहीं दिख रहा है। तो एक्सीडेंटल हेमरेज को कौन इंडिकेट करता है, डार्क कलर का एमनियोटिक फ्लूइड का कलर। इसके अलावा एक डार्क ब्राउन कलर का जिसको अपन टोबैको जूस के नाम से एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो वो भी क्या है, ओल्ड हेमरेज को इंडिकेट करता है। डार्क कलर का हेमरेज को इंडिकेट करता है, ग्रीनिश येलो कलर पोस्ट मैच्योरिटी को, यही इस ग्रीनिश येलो को एक और नाम दिया जाता है एग्जाम के अंदर, सैफ्रॉन कलर। क्या नाम दिया जाता है, सैफ्रॉन कलर किसको इंडिकेट करता है, पोस्ट मैच्योरिटी को। गोल्डन कलर आरएच इनकम्पेबिलिटी को, और ग्रीन कलर क्या है, फीटल डिस्ट्रेस को इंडिकेट करता है। ये चीज़ें एमनियोटिक फ्लूइड से रिगार्डिंग आपको याद रखनी है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप में, और इससे क्या होगा कि बाकी लोग भी अपने साथ जुड़ करके कंसेप्चुअल स्टडी कंटिन्यू कर पाएंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।